अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ तो अभी 25 अप्रैल 2026 और हफ्ते की शाम है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसग़ीर में और इस्लामाबाद जो कि एक सेंटर ऑफ अटेंशन है, ग्लोबल तमाम निगाहें इस्लामाबाद के ऊपर हैं, वहाँ पे अब 26 अप्रैल 2026 और इतवार के दिन की सुबह की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता 12 घंटे के वाक़यात को देखें, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चंद घंटे पहले ऐलान किया कि मैंने स्टीव विटकॉफ, अपने एडवाइज़र स्टीव विटकॉफ को, जैरेड कुशनर को मना कर दिया कि इस्लामाबाद ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं, 18 घंटे इतनी दूर जाके आप 2 दिन क्यों किसी का वेट करेंगे, हम बातें फ़ोन के ऊपर भी कर सकते हैं, दे हैव ऑल द पॉसिबिलिटी, वो मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, हमें को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सारे कार्ड्स हमारे पास हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको देख के मुझे ये लगता है कि आप सबको मुझे जियो स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग की एक फ़ी देनी चाहिए, बिकॉज घर की मुर्गी दाल बराबर, ज़ाहिर है चूँकि अपना पाकिस्तानी भाई है, इसलिए वो बात नहीं है जो न्यूयॉर्क टाइम और वॉल स्ट्रीट जर्नल की है। लेकिन एक ऐसे टाइम पे जब दुनिया के तमाम अखबारात और तमाम इसे कहते हैं पब्लिकेशन के कह रही थी कि जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान ट्रैवल करने वाले हैं, कर रहे हैं, सैटरडे की मॉर्निंग में कर रहे हैं, मैं वाहिद बंदा था मेरा ख्याल है जिसके पिछले व्लॉग के शुरू के पहले 5 मिनट में मैंने ये दावा किया, मैंने क्लेम किया कि जिस तरह से चीज़ें डेवलप कर रही हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी जैरेड कुशनर एंड स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे और उनका ट्रिप उसी तरह से कैंसिल हो जाएगा जिस तरह इससे चंद दिन पहले जब जेडी वैंस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो निकल चुके हैं और उनके बाद पता चला कि ना वो जा रहे थे ना निकल चुके थे। अब इसकी क्या वजूहत है, इसका एक मैं क्विक सा एनालिसिस भी आपके सामने रखूँगा और मैं कुछ आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करके इसको ज़्यादा सोलिडिफाई करूंगा, लेकिन एक ब्रॉड ओवरव्यू मैं आपको रखूं। इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत है, जिस तरह से उनका माइंड काम करता है, जिस तरह से वो असम्पशंस पे चलते हैं और जिस तरह से वो इस वक्त डेस्परेट हैं, बिकॉज वो अमेरिकन पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने अपने सपोर्ट बेस में और दुनिया को मसलसल वो बावर कमाना चाहते हैं और उनके अपने जहन के अंदर एक साइकोलॉजिकल बैटल चल रही है मसलसल। उनको दिखाना ये है कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, मैं स्टक नहीं हूँ, ईरानी फंसे हुए हैं, मैं उन पे हावी हूँ और मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं उनको तिगनी का नाच नचा रहा हूँ, वो मुझे तिगनी का नाच नहीं नचा रहे। असल सूरत हाल अगर आप न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्स को और अमेरिका की एक्सट्रीम जो फायर पावर है, कैपेबिलिटी है, जिससे कोई इनकार नहीं है कि अमेरिका की रूह ज़मीन पे इतनी बड़ी ताकत और मिलिट्री मशीन किसी के पास नहीं, लेकिन इन फैक्टर्स को आप निकाल दें और सिर्फ आप इसे कहते हैं शतरंज की चाल पे आ जाएं या अगर आप एक चेस गेम के ऊपर आ जाएं, तो ईरानी हर स्टेप एंड हर स्टेज के ऊपर अमेरिका के सदर और डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका के सिस्टम को वो मसलसल मार रहे हैं। उनकी जो मूव्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चूँकि डेस्परेट हैं, उनको अमेरिकन पब्लिक को, मीडिया को साबित करना है कि मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल रहा हूँ। जब उनको ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, जब उनको ये पता चला पाकिस्तानियों से कि सडनली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची, उनका डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने ये अस्यूम किया कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तानियों की अगर बाजू मरोड़ी जाए और पाकिस्तानी जो हैं वो ईरानियों की बाजू मरोड़ें, तो हम अपने डेलीगेशन को, स्टीव विटकॉफ को, जैरेड कुशनर को उनके सामने आमने सामने बिठा सकते हैं। और इससे उन्होंने एक माइलेज लेने की कोशिश की, बिकॉज मुझे अमेरिका के अंदर से समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बेइंतहा प्रेशर है कि चीज़ों को प्रोग्रेस करें। ये इसकी पॉसिबिलिटी नंबर 1 है कि उन्होंने सोचा कि पाकिस्तानी और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो ये चीज़ डिलीवर कर सकेंगे। एक दूसरी स्लिम पॉसिबिलिटी ये है कि पाकिस्तानी साइड से उनको ये आइडिया दिया गया हो कि चूँकि अब्बास अरगची यहाँ पे आ रहे हैं, हम जोर लगा के उनका बाजू पकड़ के कुछ उनको परसुएट करेंगे और हम उनको बिठा देंगे, और आप ऐसा क्यों नहीं करते कि स्टीव विटकॉफ को और जैरेड कुशनर को यहाँ भेज दें और हम फेस टू फेस एक मीटिंग जो है वो करवा देंगे। बिकॉज पाकिस्तानी साइड में भी बड़ी डेस्परेशन है, बिकॉज गुज़श्ता 25 बरस में, जैसा कि मैंने पहले कई दफ़ा कहा, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को खुद दुमाई का, अपनी PR करने का और दुनिया के सामने अपना एक पॉजिटिव रोल लाने का कभी उनको इतना अच्छा मौका मिला नहीं है जितना इस वक्त उनको मिला है। और वो भी बहुत डेस्परेट हैं, वो भी चाहते हैं कि कोई इस पर प्रोग्रेस हो सके। तो ये हो सकता है, ये स्लिम पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट है नहीं कि वो खुद से अमेरिकन को इस किस्म के आइडियाज़ दें। लेकिन एक स्लिम पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से ये कहा गया हो कि अगर स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर आ जाएं तो हम मुलाकात जो है वो करवा देंगे। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें अस्यूम किया कि ये चीज़ हो जाएगी, बावजूद इसके
कि ईरानी मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनका तमाम मीडिया मुसलसल के कह रहा था कि डॉक्टर अब्बास अरगची की जो मीटिंग है वो बायलैटरल नेचर की है। वो एक 3 मुल्कों के दौरे पे जा रहे हैं, जिसमें पहला स्टॉप पाकिस्तान में है, दूसरा स्टॉप जो है उनका ओमान में है, मस्कत में है, और तीसरा जो है वो उनका मॉस्को में है। और यहाँ पर अमेरिकन के साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। मगर बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एस्यूम किया, और इसका नतीजा नेट रिजल्ट ये निकला है कि इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की, वाइट हाउस की और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी खासी एम्बैरेसिंग मोमेंट है। गो उन्होंने उसको अच्छा कवर किया, जैसे मैं भी स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाता हूँ, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। अब इसकी जो स्टेप्स हैं इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब आगे क्या होगा वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ी सी हम इसकी स्क्रीन शेयरिंग कर लें तो हमें इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये देख लें कि मैंने स्टोरीज तो सबकी देखी, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी देखी, वाशिंगटन पोस्ट की देखी, रॉयटर्स की देखी, पाकिस्तानी अखबार डॉन की देखी, ट्रिब्यून की देखी, सभी में इसको कवर किया उन्होंने। लेकिन सबसे बेहतर निपी तुली जो प्रिसाइज स्टोरी है वो वंस अगेन बाराक रावत की है, ट्रंप कैंसल्स एनवॉय ट्रिप टू पाकिस्तान फॉर ईरान टॉक। और इसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि ट्रंप ये भी कहते हैं कि हमें 18 घंटे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। और एक क्लेम इसमें उन्होंने मेंशन किया, वो ये कि ट्रंप कहते हैं कि मुझे उन्होंने ईरानियों ने एक ऑफ़र की है एक पेपर की शक्ल में, जो पहले से बेहतर है, लेकिन ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। और बॉटम लाइन ये है कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। इस चीज़ को आप गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता 2-3 हफ्ते से मसलसल एक ही जुमला लफ्ज़ उन्होंने रट लगाई हुई है, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ईरान खुद ही कह रहा है कि वी विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक नैरेटिव को अमेरिका में शेप कर रहे हैं, ताकि कल कला को अगर ये बात हो जाए अमेरिका और ईरान के दरमियान में कि ईरान ने एग्री कर लिया है, ब्लैक एंड वाइट में कह दिया है कि हम न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं बनाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा सुपरविजन कर सकता है, IAEA आके बैठ जाए, हर महीने हमारी सुपरविजन करे, तो डोनाल्ड ट्रंप इसको एक फतह के तौर पे डिक्लेयर कर सकेंगे। लेकिन जो कुछ भी यहाँ बाराक रावत ने दिया है ये दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही ट्रूथ सोशल के ट्वीट से आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट हाउस का ट्वीट है, और इसमें टॉप पे क्या लिखा हुआ है, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, इट इज़ दैट सिंपल। और ये भी जब मेरा ख्याल है ये फ्लोरिडा से वापस वाशिंगटन आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पे ये रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे हैं, उनसे एक बहुत इंटरेस्टिंग ये पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि 18 घंटे जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ आपको वेट करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने जो पेपर मुझे दिया है वो पहले से बेहतर है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना का होना चाहिए। उसके जवाब में फिर वो ये कहते हैं जुमला कि ईरान, बॉटम लाइन ये है कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, इट इज़ दैट सिंपल। तो ईरान भी ये कह रहा है कि वी कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पॉलिटिकल कैमोफ्लाज है। जो बहुत इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनसे रिपोर्टर्स ने, यहीं जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि इसके बाद क्या होगा, क्या इसके बाद जंग होगी। उसका डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ब्लैक एंड वाइट जवाब दिया। उन्होंने कहा नॉट नेसेसरीली, हमने अभी इसके बारे में सोचा नहीं है, दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। उन्होंने इसको बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी एक, उनकी बात से ऐसा लगता है कि अब वंस अगेन ये डोनाल्ड ट्रंप की असम्पशन है, या वाकई ईरानियंस ने कोई ऐसी बात पाकिस्तानियों के ज़रिए उन तक पहुँचाई है कि, क्योंकि डॉक्टर अब्बास अरगची के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो ओमान से वापस पाकिस्तान आएंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात से ऐसा लगता है कि उनको ये कहा गया है कि जब वो दोबारा वापस आएंगे और ईरानियन डेलीगेशन तेहरान से दोबारा वापस आएगा, तो उस वक्त स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर से मुलाकात करने की पॉसिबिलिटी थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्टेज के ऊपर रद्द कर दी है। उन्होंने कहा है कि टेलीफोन के ऊपर भी ये बात हो सकती है, इतनी दूर जाने की हमें क्या ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा दूँ कि डॉक्टर अब्बास अरगची जो हैं निपी तुली बात करते हैं, उन्होंने ये सिंपल सी बात की, और यही तमाम दुनिया के अखबार इसे कोट भी कर रहे हैं। मैं पढ़ के अगर आपको कह दूँ, वेरी फ्रूटफुल विजिट टू पाकिस्तान, बहुत कामयाब हमारा दौरा था, हुज गुड ऑफिसेस एंड ब्रदरली एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक पीस टू आवर रीजन वी वेरी मच वैल्यू। और पाकिस्तान जो कुछ हमारे लिए कर रहा है ब्रदरली लेवल पे, हम उसको बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं, उसको बहुत वैल्यू करते हैं। शेयर्ड ईरान्स पोजिशन कंसर्निंग वर्केबल फ्रेमवर्क टू परमानेंटली एंड द वॉर ऑन ईरान हैव येट टू सी इफ़ यूनाइटेड स्टेट्स इज ट्रूली सीरियस अबाउट डिप्लोमेसी। बुनियादी तौर पर कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को एक फ्रेमवर्क दिया है कि ईरान क्या चाहता है, कि किस तरह से ईरान के ख़िलाफ़ ये जो एक परमानेंट जंग है, और ये जो जंग मसलसल शुरू की गई है, इसको परमानेंटली बंद करने का क्या तरीका है। उन्होंने इसकी कोई डिटेल्स शेयर नहीं की, पाकिस्तान की साइड से कोई डिटेल्स शेयर नहीं की गई, डोनाल्ड ट्रंप ने कोई डिटेल्स शेयर नहीं की, दुनिया के किसी अखबार के पास इसकी डिटेल्स नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अब जो प्रपोजल आया है वो पिछले प्रपोजल के मुकाबले में बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी बात छोड़ दी है जो गालिबन सही नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने रिजेक्ट किया कि स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर नहीं जाएंगे प्रॉब्ली ट्यूसडे की मीटिंग के लिए, तो इन्होंने 10 मिनट के अंदर मुझे एक सेकंड पेपर भेजा है। ये बात खासी मुबालगा आराई पे मबनी होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि 10-12 मिनट के बाद डोनाल्ड ट्रंप को एक और नया प्रपोजल जो है वो ईरान की तरफ से मिल गया। मैं अब आपको एक और यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं इसकी स्टॉप शेयरिंग करूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपके साथ एक पर्सपेक्टिव अपना शेयर करता हूँ, थोड़ा सा नजूमी बनने की अगर मैं कोशिश करूँ।
इस वक्त मैंने आपसे चंद घंटे पहले मैंने लईथ मारूफ एक लेबनीज़ पैलेस्टीनियन इंटेलेक्चुअल हैं, फ्री पैलेस्टाइन टेलीविज़न के वो फाउंडर हैं, एक मशरक़ वस्ता के हवाले से एक एनालिस्ट हैं, उनसे भी मैंने एक खासी लंबी तवालत की बात की जिसको एडिट करके मैं निकालूंगा। खासी सख्त उन्होंने बातें की इसराइल के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, लेकिन उनसे भी और उसके अलावा बहुत से और जो लोग हैं सभी उन्होंने भी इस ख़तरे का इजहार किया कि अभी बहुत बड़ी जंग जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। इससे पहले ईरान के अंदर से भी बहुत से लोग इसी ख़तरे का इजहार करते हैं। मेरी सिक्स सेंस की फीलिंग ये है कि शायद बहुत बड़ी जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। स्किर्मिशेस हो सकती हैं, हो सकता है कुछ सेलेक्टिव किस्म के एयर रेड्स हो जाएं, एक आध दिन के कुछ ना कुछ इस तरह का हो सकता है, और अनलेस के इसराइल ने कोई ऐसी साजिश तैयार की हुई है जिसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अमेरिका के किसी जो बहरी जहाज़ के ऊपर खौफनाक किस्म का हमला हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा इसराइल कर सकता है जिसे हम रूल आउट नहीं कर सकते और जिसे हम ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ चली जाती है एक वाइल्ड स्पेकुलेशन के एम्बिट के अंदर। अमेरिका के अंदर कोई डिज़ायर नहीं है, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक बड़ी जंग की कोई डिज़ायर नहीं पाई जाती। उसके रीजंस ये नहीं है कि अमेरिका के पास फ़ौजी ताकत नहीं है या अमेरिका का असला ख़त्म हो गया या अमेरिका की फ़ौज को कुछ शिकस्त हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये असला भी ख़त्म होने वाली कहानी मुझे बहुत हद तक एग्जैजरेटेड लगती है। असल में अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल स्पेस नहीं है, अमेरिका के अंदर एक जंग को बढ़ाने की डिज़ायर जो है वो नहीं पाई जाती। ये जंग इंतहाई गैर मकबूल है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका ने गुज़श्ता 20, 25, 30 बरस में कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी सिचुएशन हुई हो जिसमें प्रेसिडेंट के एक्शंस इतने गैर मकबूल हो जितने कि इस वक्त इस जंग के हवाले से हैं। तो मेरी एक सिक्स सेंस है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं उसको साबित नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई हल ही निकल सकेगा और इसमें एक बहुत बड़ी जंग जो है वो दोबारा नहीं हो सकी। अब ये मेरी अच्छी एक ये भी हो सकता है कि ये मेरी एक महज डिज़ायर हो चुकी है, मेरी ख्वाहिश है कि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग ना हो, इसलिए मेरा दिमाग इसको एक एनालिसिस में कन्वर्ट करता है। लेकिन मेरी फीलिंग ये है कि बहुत बड़ी जंग दोबारा शुरू नहीं हो सकेगी। ईरान ने अपने पत्ते इस तरह से खेले हैं, नॉट डैट कि उनके पास मिलिट्री पावर है, जुर्रत की कोई कमी नहीं है, बहादुर हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा उनकी नुमायाँ होकर सामने आती है अपार्ट फ्रॉम द ब्रेवरी, वो उनकी मेंटल प्रेजेंस है कि वो चीज़ों को इस तरह से वो एस्केलेशन भी उतनी करते हैं जितनी ज़रूरत होती है। जिस तरह से आप देखते हैं कि बाकर कलीबाफ की जो स्टेटमेंट है, जो वीडियो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने लोगों को कहा ईरान के अंदर कि लोग कहते हैं कि हमने दुश्मन को तबाह कर दिया, दुश्मन को हमने शिकस्त दे दी, ऐसा नहीं है। हमने पॉलिटिकल रिजल्ट्स उनको हासिल नहीं करने दिए, पॉलिटिकल रिजल्ट्स की हद तक हम कामयाब हैं, हमने दुश्मन को तबाह नहीं किया। तो ये बड़ी एक रैशनल बात है उस शख्स से जिसको कहा गया कि रेडिकल है, ख़तरनाक है, बहुत हार्ड लाइनर है। आप देखिए उसकी लैंग्वेज, उसका एनालिसिस जो है वो कितना मॉडरेट। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मेरे इस एनालिसिस को, ये मेरी सिक्स सेंस को जो चीज़ जो है वो सपोर्ट करती है, और उसके बाद मैं बात को ख़त्म करता हूँ। मैं आपको ये एक चीज़ छोटी सी दिखाता हूँ, ये ख़ुद भी आप इसको पढ़ें तो आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। ये आप देखें, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक स्टोरी है, 2 दिन पहले की, 2 दिन पहले की, और इसमें आप तस्वीर देख सकते हैं जनरल केन की। केन अंडरस्कोर्स नीड टू कंसिडर कॉन्सिक्वेंसेस बिफोर टेकिंग द मिलिट्री एक्शन। जनरल केन के कहते हैं कि किसी भी मिलिट्री एक्शन के जो नताए, जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उन्हें समझना और उनको कंसिडर करना और एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी मिलिट्री एक्शन को करने से पहले। अब ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ये कहाँ ये चीज़ कह रहे हैं, बिकॉज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं बनाते, ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर बोल रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक आध पैराग्राफ आपको बता दूं। जनरल डैन केन इन अ रेयर पब्लिक अपीयरेंस थर्सडे, कोई सारे पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं होती चेयरमैन जॉइंट चीफ की, सो चेयरमैन Dan Kane stressed the importance of considering the second and the third order consequences of military action before using force, but didn't discuss the ongoing conflict with Iran. ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए एक एकेडमिक सेटिंग में एक यूनिवर्सिटी के अंदर जनरल केन जो हैं, जहाँ उन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिए, वो सिर्फ मेरा ख्याल है वहाँ के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहे थे, स्टूडेंट्स उनको सुन रहे थे, लेकिन मीडिया ने उसको कवर किया। उसमें उन्होंने कहा कि जब भी आपने एक मिलिट्री एक्शन करना है, आपने कार्रवाई करनी है, तो क्रिटिकल क्वेश्चन ये होता है फोर्स यूज़ करने से पहले कि इसके बाद क्या होगा। द क्रिटिकल क्वेश्चन टू आस्क बिफोर आस्किंग फोर्स इज एंड देन व्हाट, said Kane, who has served its chairman of the Joint Chief of Staff for the past 1 year. यानी जब भी आपने फौजी ताकत का इस्तेमाल करना है, उस वक्त आपको ये सवाल उठाना है कि इसके बाद क्या होगा, अगर हम ये एक्शन कर गुजरते हैं, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ये वो चीज़ है जिसमें अमेरिका की मिलिट्री को और अमेरिका के मिलिट्री प्लानर्स एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को आगे कोई चीज़ नज़र आ नहीं रही। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के पास सैकड़ों न्यूक्लियर वेपन्स हैं, शायद और भी ऐसे ख़तरनाक हथियार हो जिनका हमें नहीं पता, लेकिन उनको इस्तेमाल भी कर बैठेंगे अगर दूसरी तरफ एक ऐसी डिटर्मिन्ड कौम
निज़ाम है जिसने तहैया किया हुआ है कि हमने सरेंडर नहीं करना और हमारा अपना एग्जिस्टेंशियल सूरत हाल इस किस्म की है कि अगर हम बात मान लेते हैं, अगर हम ब्लिंक करते हैं तो फिर हम तबाह हो जाते हैं। तो उनके साथ अपने कैसे डील करना है, ये थिंकिंग जो है ये अंदर पाई जाती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि जनरल डैन केन जो हैं, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको बंद कर दूँ और आपको मैं वापस आऊँ बात देखें। जनरल डैन केन, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि जनरल डैन केन जो चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं, इनकी कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है अमेरिका की मिलिट्री मशीन के ऊपर। प्रेसिडेंट डायरेक्टली ऑर्डर देते हैं सेक्रेटरी डिफेंस को, जिन्हें अब सेक्रेटरी वॉर कहा जाता है, और सेक्रेटरी वॉर जो है वो डायरेक्टली उनके मैसेजेस या ऑर्डर्स को कन्वे करते हैं टू दी कमांड। और अमेरिका की 11 कमांड्स हैं, जिसमें से एक सेंट्रल कमांड है, जैसे एक पैसिफिक कमांड है, एक अमेरिकन कमांड है, एक सदर्न कमांड है, एक स्पेस कमांड है, एक न्यूक्लियर कमांड है। इसी तरह से सेंट्रल कमांड उन 11 कमांड्स में से एक कमांड है। तो वो डायरेक्टली ऑर्डर्स देते हैं और चेयरमैन जॉइंट जो हैं वो ऑर्डर्स नहीं देते, सेक्रेटरी डिफेंस देते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ जो है वो अमेरिका के सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट के एडवाइजर इन चीफ हैं मिलिट्री मैटर्स में, लेकिन वो प्रेसिडेंट को समझा सकते हैं, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं। और चंद दिन पहले जब न्यूक्लियर कोर्ट्स के हवाले से बात लीक आउट हुई थी, जिससे पहले लैरी जॉनसन ने लीक किया था जज नेपोलिटानो के प्रोग्राम के अंदर, और बाद में वो न्यूज़वीक की स्टोरी भी बनी, उसमें यही था कि प्रेसिडेंट ने किसी हफ एंड पफ के अंदर न्यूक्लियर कोर्ट्स की, न्यूक्लियर वेपन्स की बात की थी, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ने उस वक्त उनको ये समझाया और उनको रोका कि प्रेसिडेंट दिस इज़ नॉट द राइट वे फॉरवर्ड, ये मुमकिन नहीं है, ये इस डायरेक्शन में हमें नहीं जाना है। जिस तरह से जनरल डैन केन सोचते हैं, इस तरह से बहुत से और भी अमेरिकन मिलिट्री के अंदर मुख्तलिफ लेवल पे लोगों की थिंकिंग ये है कि हमें किस हद तक कॉन्फ्लिक्ट को आगे लेकर चलना है और किस हद तक हमें नहीं लेकर चलना है। तो ये मेरी जो अपनी सिक्स्थ सेंस है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है कि कोशिश यही की जाएगी कि किसी नेगोशिएशन के ज़रिए मामले तक पहुंचा जाए। स्ट्राइक्स हो सकती हैं, कुछ ना कुछ कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है, बट अनलेस कि इसराइल ने कोई और ऐसी चीज़ सोची भी है जिसका हम इस वक्त अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये मामला मेरी सिक्स सेंस की कहती है, ये मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है कि ये मामला जाएगा किसी नेगोशिएटेड सोल्यूशन की तरफ। ये एक बहुत बड़ी जंग की शक्ल दोबारा इख्तियार नहीं कर सकता, और पाकिस्तान में होने वाली और पाकिस्तान का रोल भी इसमें कंटिन्यू करेगा, पाकिस्तान का रोल भी इसमें ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज ईरान के पास भी पाकिस्तान के अलावा कोई और क्रेडिबल ऑप्शन ऐसी नहीं है। बाकी आज़ाद कश्मीर में हम मुजाहरों का सुनते हैं, उन तमाम तफसीलात की फिर बात करूँगा चंद घंटों के बाद। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है।